चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम आपको आगे की ओर लेकर के चलेंगे और आज हम मनी बिल, फाइनेंशियल बिल के अलग अलग फॉर्म, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच के सारे अंतर, जॉइंट सिटिंग और इनसे जुड़ी हुई सभी कहानियों को अच्छे से समझेंगे। पहले हम कल के लेक्चर में से जो पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल है इसका एक अंतर समझ लेते हैं बुनियादी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, आप इसमें उलझ सकते हैं। क्या अंतर है पब्लिक और प्राइवेट बिल में? हमने कल इसके बारे में पढ़ा दिया था, अंतर डिस्कस करना बाकी था, वो हम अभी कर लेते हैं। सिंपल सा बात है कि पब्लिक बिल का इंट्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? सिंपली बाय द मिनिस्टर। किसके द्वारा? पहले प्राइम मिनिस्टर बोला था, अच्छा, बाय द मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर। और प्राइवेट बिल को कौन इंट्रोड्यूस करेगा? प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं बट दे आर नॉट मिनिस्टर, दे आर प्राइवेट मेंबर, तो उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो प्राइवेट बिल है। प्राइवेट मेंबर कहना वर्ड करेक्ट नहीं है, सिंपली द मेंबर ऑफ द हाउस, दैट बिल इज़ प्राइवेट। पब्लिक बिल क्या रिफ्लेक्ट करता है? पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का कोई मंत्री अगर बिल लेकर के आ रहा है, यकीनन ही सरकार उस पर कोई नीतियाँ बनाना चाहती है, इसलिए सरकार उसके तहत एक कानून लाना चाहती है। तो फिर पब्लिक बिल एक तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी तरफ प्राइवेट मेंबर बिल ऑपोजिशन का, यानी कि उस हाउस में जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो ऑपोजिशन बैठी है, सत्ता विपक्ष जो है, उसका उस पॉलिसी पे या गवर्नमेंट के स्टैंड के अगेंस्ट क्या एंटी स्टैंड है, उसे रिफ्लेक्ट करता है। आई बात समझ में? सो द थिंग इज़ कि स्टैंड ऑफ ऑपोजिशन, कई बारी कोई एक विषय है उस पर सरकार एक बिल लेकर के आई है, जैसे सिंपल एस्पेक्ट है किसानों के एस्पेक्ट को लेकर के, लेकिन हो सकता है कि ऑपोजिशन का स्टैंड उससे अलग हो, तो वो एक तरह से ऑपोजिशन का स्टैंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। और पब्लिक बिल सरकार की योजना को रिफ्लेक्ट कर रहा है, द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। थर्ड एस्पेक्ट, नेचुरल सी बात है कि पब्लिक बिल के ग्रेटर चांसेस होते हैं अप्रूवल के कि वो पास हो जाएगा। उसका कारण है कि देश में सरकार ही उस पार्टी की है जिस पार्टी की लोकसभा में मेजॉरिटी है। अगर आपकी लोकसभा में मेजॉरिटी है तो आपकी सरकार होती है। ऐसे में सरकार के ही मंत्री के द्वारा बिल लाया जा रहा है, पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बिल पास होने का तरीका लोकसभा में यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके। तो एक कठिनाई यदि रह जाती है तो वो राज्यसभा में ही रह जाती है, बट वो भी मैनेज हो जाता है। और जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसके बहुत ही लेसर चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है कोई बिल या गवर्नमेंट की पॉलिसी के एंटी स्टैंड है इस बिल का, नेचुरली ये लोकसभा में पास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो मेजॉरिटी सरकार की है, सरकार की पार्टी की है। ऐसे में सरकार व्हिप जारी कर देगी कि ये बिल अप्रूव नहीं होना चाहिए लोकसभा में। और संसदीय मर्यादा ये कहती है कि कोई भी बिल एक्ट तभी बनेगा जब वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेगा। इसके बाद आ जाता है रिजेक्शन। अगर पब्लिक बिल रिजेक्ट हो जाता है तो एक तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि गवर्नमेंट लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी है, यानी कि लोकसभा को अब गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन भी देना पड़ सकता है। यानी कि इस बिल का फेल हो जाना गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस प्रूव करने तक ले आता है, या इस बिल का फेल हो जाना गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकता है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो सरकार का रेजिग्नेशन हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा सरकार बनी रहेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से मंत्री वो बिल लाए थे। ऐसे में वो बिल ही लोकसभा में पास नहीं हो पाया, तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकार के पास लोकसभा का समूचा समर्थन है भी या नहीं है। तो फिर हो सकता है लोकसभा के सदस्य ये जानना चाहते हो, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, या हो सकता है सरकार पर दबाव हो तो सरकार ये प्रमाणित करना चाहती है कि हमारे पास संख्या बल है, तो वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर गए। किसी भी सूरत में ये परिस्थिति आ जाती है कि सरकार अपना कॉन्फिडेंस बताए कि मेजॉरिटी मेंबर ऑफ द हाउस कॉन्फिडेंस रखते हैं सरकार पर। लेकिन अगर प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? नो इम्प्लीकेशन, उसका कोई इम्प्लीकेशन सरकार पे नहीं है। प्राइवेट मेंबर का बिल था, फेल भी हो गया, उसकी सदस्यता को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एज अ मेंबर वो कंटिन्यू करता ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अब हाउस में अपनी सदस्यता लूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? और प्राइवेट मेंबर का बिल हुआ है तो सरकार के रेजिग्नेशन का तो उससे कोई संबंध बनता ही नहीं है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन
के लिए कितने समय पहले आपको आवेदन देना पड़ता है? गवर्नमेंट बिल है तो 7 दिन पहले देना पड़ता है, प्राइवेट मेंबर का बिल है तो 1 महीने पहले देना पड़ता है। गवर्नमेंट बिल यानी कि पब्लिक बिल को कम समय इसलिए लगता है क्योंकि सरकार पर जिम्मेदारी है देश के सामने काम करके दिखाने की, सरकार पर दायित्व है काम करने का। ऐसे में सरकार के बिलों को कम अवधि के तहत ही एडमिट कर लिया जाता है। उसका रीज़न है कि फ्रीक्वेंटली काम गवर्नमेंट का हो पाए, संसद में अधिक से अधिक काम सरकार का हो पाए ताकि देश चल पाए, इसलिए उसे 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है और प्राइवेट मेंबर बिल को 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। इसके अलावा नेचुरल सी बात है कि पब्लिक बिल है जिस मिनिस्टर के द्वारा लाया जा रहा है उसी के डिपार्टमेंट के द्वारा उसे ड्राफ्ट किया जाता होगा, और प्राइवेट मेंबर बिल है तो ऑब्वियसली जो मेंबर उसे लेकर के आया है वही प्राइवेट मेंबर ने अपने लेवल पर वो बिल ड्राफ्ट किया होगा। तो अगर किसी मंत्री के द्वारा है उसका महकमा, उसका मंत्रालय उसे ड्राफ्ट करता है, अगर कोई प्राइवेट मेंबर के द्वारा है तो वो स्वयं उसे ड्राफ्ट करता है। सिंपली मेंबर कंसर्न ड्राफ्ट करेगा और यहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट उसे ड्राफ्ट करेगा, डिपार्टमेंट उस मिनिस्ट्री का जिस मिनिस्टर ने उसे प्रस्तुत किया था। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ेंगे और मनी बिल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने ये समझा था कि 4 तरह के बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल हैं, मनी बिल हैं, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे एक्सक्लूसिव लेक्चर था, वो हो चुका। ऑर्डिनरी बिल आपको समझा दिया गया है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल आज हम समझाने वाले हैं। चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए मनी बिल का देखिए क्या है। सोनाली, जो मनी बिल की डेफिनेशन है वो आर्टिकल 110 में है। याद होगा तो बजट पढ़ाया था मैंने, और बजट के दौरान भी पढ़ाया था। गर्मी लग रही, मास्क उतार दिया। तो मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में है। ओके, क्या बताता है मनी बिल? कोई भी मामला जो टैक्सेशन से और अपना बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट से जुड़ा है वो मनी बिल के अंदर आता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल का अच्छे से मीनिंग मैं भी समझाऊंगा, पहले मनी बिल को समझ लो। मनी बिल के अंदर आता है ओनली एंड ओनली वो मैटर जो या तो ये सारे मैटर हों या इनमें से कोई भी एक मैटर हो तो वो मनी बिल में आ जाएगा। ओनली दीज मैटर और एनी ऑफ दीज। ओके, कोई एक मैटर भी हो जसप्रीत तो मनी बिल हो जाएगा, और सारे हो जाएं तो फिर तो हो ही जाएगा। ओके, बट ओनली क्लियरली मेंशन किया है। क्या क्या मैटर है? पहला, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। एनी टैक्स, ठीक है। कोई टैक्स इम्पोज करना, कोई टैक्स ख़त्म कर, कोई टैक्स लगाना, कोई टैक्स ख़त्म करना, कोई टैक्स बदलना, घटाना, कोई टैक्स जो चेंज कर देना या किसी टैक्स को रेगुलेट करना। कौन सा टैक्स इसमें नहीं आता है? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय द लोकल अथॉरिटी। अगर कोई टैक्स लोकल अथॉरिटी के द्वारा है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। आई बात समझ में? ओके, लोकल टैक्स अगर इम्पोज हुआ है, एबोलिश हुआ है, अल्टर हुआ है, रेगुलेट हुआ है, कुछ हुआ है तो वो मनी बिल में कवर होगा? नॉट एट ऑल, वो नहीं होगा। बाकी सारे टैक्स अगर इम्पोज, रेगुलेट सब हुआ है तो वो इसमें कवर होगा। तो मैंने बताया मनी बिल क्या होता है, जो टैक्सेशन से जुड़े हुए मामले होते हैं मनी बिल में होते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की बोरोविंग, तो यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई बोरो करती है पैसे बोरो किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल डेफिसिट को फिल करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है। यानी कि सरकार की जो आमदनी है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और सरकार जो खर्चा करती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें जब घाटा हो जाता है कि आमदनी कम है खर्चा ज़्यादा है, जितने रुपए का घाटा है उसे सरकार बोरो करके भरती है। ये सिंपल सा एस्पेक्ट है, उसे हम बोरोविंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। वो भी मनी बिल में कवर होता है। दूसरा एस्पेक्ट समझाता है। तीसरा, देश के अपने कुछ फंड हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की जो कस्टडी है वो किसके पास रहेगी उसे तय करने से जुड़ा हुआ मामला किस में आ जाता है? मनी बिल में। सो इसकी कस्टडी पार्लियामेंट के पास होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ये दोनों बातों को हमें समझना है। ये डिसाइड होता है वाया मनी बिल ही, और ये मनी बिल के क्लॉज में आ रहा है। और दूसरा, इसमें कोई पैसा डालना और इसमें से पैसा बाहर जाना। सो पेमेंट इनटू दीज फंड्स और विड्रॉल आउट ऑफ दीज फंड्स, वो भी मनी बिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसलिए आपने देखा बजट के दौरान इसमें जो पैसा जा रहा है और इसमें से जो पैसा आएगा, तो बजट के दौरान ये बिल प्रेजेंट किए जाते हैं। बजट जब आता है संसद में तो ये बिल प्रेजेंट होते हैं, तभी ये ऑथराइजेशन आपको मिलती है। दूसरा, अभी मैंने बताया है वही इसमें मैं सेपरेटली लिखा गया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि में से
कोई भी पैसा अगर आपको बाहर निकालना है, यानी कि उसमें से 100 रुपया, 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपया आपने किसी काम के लिए किसी सेक्टर को एप्रोप्रिएट कर दिया, उसके लेखे लगा दिया, उसके नाम लगा दिया। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है। और अगर आप बजट के लेक्चर्स हमारे करेंगे उसमें आपको पता लगेगा एप्रोप्रिएशन बिल आता है, जिसके माध्यम से आप पैसा एप्रोप्रिएट करते हैं, यानी कि उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आपने 1 लाख करोड़ रुपए एप्रोप्रिएट किया है फॉर दिस एंड दिस पर्पस, उसे कहते हैं किसी लेखे लगा देना। एप्रोप्रिएशन बिल आता है, कंसिडर्ड एज अ मनी बिल है। ओके, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, सारे ABCD फॉर्मेट में ABCDEF तक अब UPSC के ऑप्शंस चले जाते हैं। MCQ आएगा और उसमें सबसे सब डाल दिए जाएंगे एज इट इज़ क्लॉज कि कंसोलिडेट। कल मैंने जो आपको बिल पढ़ाया, अभी इस बार UPSC CDS का एग्ज़ाम जब पीछे हुआ था, एज इट इज़ उसमें सेकंड रीडिंग स्टेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि सेकंड रीडिंग स्टेज में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। सारी स्टेटमेंट एज इट इज़ थी, बस यही था कि जॉइंट कमेटी को भेज दिया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी हाउस। ऐसा नहीं पॉसिबल, दोनों कंसेंट से ही जाता है वो। आई बात समझ में? तो वो एज इट इज़ ही ये पूछे जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रोप्रिएशन मनी अगर करना है, पैसा किसी के लेख लगाना है, बाहर निकालना है, किसी को देना है, पैसा बाहर निकालना है, तो वो तो यानी बता दी कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पेमेंट इनटू दीज फंड्स एंड विड्रॉल आउट ऑफ दीज फंड। पैसा बाहर निकालना है, उसके लिए भी मनी बिल, क्लॉज 3। पैसा किस लेखे लगाना है, किसके नाम लगाना है। मैंने तिजोरी में से पैसा निकाला, कवर है, पैसा निकाल के किस काम के लिए दिया, किसको दिया, वो एक अलग बात होती है। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मनी बिल, इट इज अ पार्ट ऑफ द मनी बिल। ओके, सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ एनी फंड चार्ज्ड। कोई भी पैसा, आपको पता है राष्ट्रपति की सैलरी की बात करें, जजेस की सैलरी की बात करें, ये सारी की सारी इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी, जज जो UPSC के चेयरमैन और मेंबर्स की सैलरी, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड होती हैं। तो कौन कौन से फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड होंगे, ये तय करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट किसी फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड करवाती है, ये किस बिल के तहत होगा? पार्लियामेंट मनी बिल। यानी कि अगर आने वाले समय में, आज दिन तक तो मेंबर पार्लियामेंट की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मेड होती है, भविष्य में कभी ऐसा कानून बन जाए कि मेंबर पार्लियामेंट की सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज्ड होगी, तो फिर वो मनी बिल में कंसिडर होगा वो वाला प्रोविज़न, उसके लिए मनी बिल लाया जाएगा। और मनी बिल हो जाने से ही एक बिल कितना अलग हो जाता है वो मैं अभी पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या बिल मनी बिल हो सकता है। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि किन किन प्रोविज़न से जुड़ा बिल मनी बिल हो सकता है। फिर मनी बिल एक ऑर्डिनरी बिल से कितना अलग है और मनी बिल फाइनेंशियल बिलों से कितना अलग है, वो तो मैं अभी बताऊँगा। अभी तो पहले ये समझो कि कौन कौन सा प्रावधान मनी बिल के घेरे में आता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मनी बिल है। ओके, कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी, उसमें पैसा डालना, उसमें से पैसा बाहर निकालना मनी बिल में आता है। इम्पोजिशन, रेगुलेशन, अल्टरेशन, एबोलिशन ऑफ द टैक्सेस एक्सेप्ट द लोकल टैक्सेस मनी बिल का हिस्सा हो जाता है। ये सारी प्रोविजंस और ये रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग, ये सब मनी बिल में आता है। इसी तरह से डिक्लेरेशन ऑफ एनी फंड चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी मनी बिल में आता है। उस फंड में कितनी बढ़ोतरी करनी है, मैंने बताया था कि जैसे जो जो फंड चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड में, वो उन पर वोटिंग नहीं हो सकती, यानी कि उन्हें घटाया नहीं जा सकता एनुअली, लेकिन उन्हें बढ़ाया तो जा सकता है। सैलरियाँ जजों की, इन सब की बढ़ाई तो जा सकती हैं। सैलरी बढ़ाने को लेकर के, यानी कि जो जो फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज हो रहे हैं उन्हें बढ़ाना है, उसके रिलेटेड उसे इंक्रीमेंट वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया, उसे इंक्रीज़ करना है, उसके रिलेटेड जो बिल आएगा वो कौन सा बिल होगा? मनी बिल होगा, वो मनी बिल है। ओके, रिसीप्ट ऑफ मनी इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के नाम पे रिसीव हुआ है वो किस में कवर हो रहा है? मनी बिल में। और इस जो पैसा, ये जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रिसीव हुआ है, इस पैसे की कस्टडी ऑफ सच मनी, उसके बाद इस पैसे का इशू, इस पैसे को यूज़ करना, इशू ऑफ सच मनी एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये सब कुछ किस में कवर होता है? मनी बिल में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के नाम पे जो पैसा रिसीव्ड हुआ है, वो उस पैसे की कस्टडी, उस पैसे को इशू करना, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट करना, ये सारा कुछ किस में कवर होता है? मनी बिल में कवर होता है। कस्टडी, इशू, ऑडिट एंड रिसीप्ट ऑफ द मनी, इट इज़ कवर्ड अंडर द
मनी बिल। ओके, अगला है कोई भी दूसरा मुद्दा जो इन मुद्दों से जुड़े होने से जन्म लेता है, एनी मैटर इंसिडेंटल टू सच मैटर्स, मनी बिल में आ जाएगा। कोई मुद्दे सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं तो वो मनी बिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मामला वहाँ भी पैसों का ही है लेकिन वो मनी बिल नहीं है। जैसे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई फ़ाइन या कोई पेनल्टी आपने इम्पोज की है, वो मनी बिल नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइन्स एंड पेनल्टीज, इट इज़ नॉट द मनी बिल। मैंने टैक्सेस की बात की, मैंने मनी बोरो करने की बात की, वो एक अलग आस्पेक्ट है। फ़ाइन लगाना, पेनल्टियाँ लगाना, वो एक अलग आस्पेक्ट है, वो मनी बिल में कवर नहीं होता। आई बात समझ में? टैक्स को कभी भी फ़ाइन और पेनल्टी से जोड़ करके मत देखना। चालान हो रहे हैं, ये मनी बिल में नहीं घुसेड़ देना जा करके, वो एक अलग आस्पेक्ट है। टैक्स का मामला है, वो एक अलग आस्पेक्ट है। ओके, इट इज़ अ डिफरेंट मैटर। सेकेंड आस्पेक्ट, किसी तरह की डिमांड करना ऑफ फीस और किसी तरह की पेमेंट करना ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेज और सर्विसेज रेंडर्ड। देखिए, आप लोकल महकमे में जाते हैं, आरटी ऑफिस में जाते हैं, लाइसेंस की आपसे फ़ीस डिमांड करते हैं, बोलो, और उसके बदले में आप उस लाइसेंस की फ़ीस पे करते हैं। तो डिमांड फॉर द लाइसेंस फीस और पेमेंट ऑफ द लाइसेंस फीस। इसी तरह से कई और सर्विसेज रेंडर होती हैं। आप कचहरी में चले जाते हैं, वहाँ पर जा कर के कई काम करते हैं जिसकी फ़ीस आपसे चार्ज की जाती है। वो आपको कई तरह की सर्विसेज देते हैं। मान लीजिए डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कई तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, कई तरह की फ़ीस लगती है। वो सर्विसेज जो दी जा रही हैं उसके बदले में जो फ़ीस डिमांड हो रही है और जो फ़ीस आप पे कर रहे हैं, लाइसेंसेज जो इशू हो रहे हैं उसके बदले में जो फ़ीस डिमांड कर रहे हैं और जो फ़ीस पे कर रहे हैं, तो इस तरह की फ़ीस, वो वाले फ़ाइन, वो वाली पेनल्टियाँ, ये सब मनी बिल में कवर नहीं होती हैं। आई बात समझ में? और तीसरा, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेगुलेशन, रिमिशन, अल्टरेशन ऑफ एनी टैक्सेस लिवाइड बाय द लोकल गवर्नमेंट, ये मनी बिल में कवर नहीं होते हैं। मनी बिल में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या नहीं कवर होता, क्लियर हो गया? फाइन, पेनल्टियाँ, फीसें मनी बिल में नहीं आती। लोकल टैक्स मनी बिल में नहीं आते। यूनियन गवर्नमेंट के इसके लोकल टैक्स के अलावा जो टैक्स है वो मनी बिल में आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट की बोरोइंग मनी बिल में आती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी मनी बिल में आती है। उसमें पैसा जाना, उसमें से पैसा आना मनी बिल में आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा अप्रोप्रिएट करना मनी बिल में आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है, उस पैसे का इशू, उस पैसे का कस्टडी, अकाउंट्स यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी ऑडिट, ये सब कुछ मनी बिल में आता है। सब कुछ मनी बिल में आता है। और किसी भी तरह का इंसिडेंटल मैटर भी मनी बिल में ही आता है। और किसी फंड को किसी फंड को कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज डिक्लेयर करना और उसे इंक्रीज करना मनी बिल में आता है। ये मनी बिल में नहीं आता जो मैंने अभी आपको बताया, फाइन, पेनल्टियाँ, फीस और लोकल टैक्सेस। इतनी बात क्लियर? मनी बिल से जुड़े अब क्या फर्दर मनी बिल में क्या आता है समझ लिया। इनमें से कोई भी मुद्दे को लेकर के या सभी मुद्दों को लेकर के बिल जब प्रस्तुत होगा तो उसे मनी बिल डिक्लेयर किया जाएगा। करने का अधिकार किसके पास है? फिर जैसे ही कोई बिल मनी बिल हो गया तो राज्यसभा, लोकसभा के अधिकार बदल जाते हैं, मनी बिल की पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। अब हम उस चीज़ को समझते हैं। पहले हमने देखा कौन सा मनी बिल हो सकता है, अब हम समझते हैं कि मनी बिल जब एक बार हो गया फिर वो क्या हो जाता है। ओके, देखिए अब करता क्या है ये मनी बिल, इस चीज़ को समझते हैं। पहली बात तो ये है धीरांश, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉइंट्स पूरे होंगे तो एक बिल क्या होगा करणवीर? मनी बिल। अब ये तय करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है कि कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं? कोई तो पर्सन अथॉरिटी होगा जो उन पॉइंट्स को, हर बारी सेक्रेटरी जनरल देखता था कि मोशन होना है कि नहीं। कोई तो ऐसा ऑफिस होगा, कोई तो ऐसा बेंच होगा जो देखता होगा कि इस बिल के तहत ये क्लॉजेस कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि ये मनी बिल की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। वो ऑफिस इस तरह से बैठ करके उन क्लॉजेस को रख करके देखता है कि हाँ इसमें कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड की बात है, ये मनी बिल है। हाँ, इसमें किसी फंड को कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज डिक्लेयर करने की बात है, ये मनी बिल है। हाँ, इसमें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसे रिसीव्ड होने की बात है, ये मनी बिल है। हाँ, इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स की ऑडिट की बात हो रही है, ये मनी बिल है। हाँ, इसमें फाइन और पेनल्टी लगने की बात हो रही है, मनी बिल है। नो, ये मनी बिल नहीं है, सरकार बेवकूफ़ बना रही है हमें। वहाँ पर वो पर्सन इसे मना तो करेगा ना, तो कोई तो होगा जो हाँ लगाएगा और ना लगाएगा, देखेगा ना। जो शर्तें लगाई हैं तो कोई जांचने वाला भी तो हो, वरना तो निशर्त मोहब्बत करो। जो शर्त है तो जांचे कौन? जांचेगा। कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी है, बिल को क्वालिफाई होना पड़ेगा मनी बिल के तौर पे, तभी मनी बिल होगा। ओके, ये तय करने का काम किसका है? स्पीकर। मनी बिल का डिसीजन, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा?
चेयरमैन कर सकता है राज्यसभा का, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पर ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग चेयर वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठोक के कह रहा हूँ स्पीकर, क्योंकि ये कर ही सिर्फ स्पीकर सकता है। ओके, स्पीकर का मतलब यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ओके, स्पीकर। क्लियर बात। एक बार जब उसने स्पीकर ने तय कर लिया कि ये बिल मनी बिल है, तो उसका निर्णय वहाँ पर क्या है, फाइनल। उसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है, नो। उसे पार्लियामेंट के ईदर हाउस, किसी भी हाउस में चैलेंज किया जा सकता है, नो। उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में चैलेंज किया जा सकता है, नो। ना कोर्ट ऑफ लॉ, ना पार्लियामेंट, ना राष्ट्रपति, कोई भी उस पर कोई सवाल या निशान नहीं लगा सकता। स्पीकर ने डिसाइड कर दिया तो कर दिया। स्पीकर की पोजीशन कितनी बड़ी हुई, इस बात से समझ में आया। तो स्पीकर विल डिसाइड दैट बिल इज मनी बिल और नॉट। ओके, इतनी बड़ी शक्ति आपको पता है स्पीकर को क्यों दी गई? ऐसा लगता है कि कोर्ट ऑफ लॉ से भी ऊपर कर दिया गया, ऐसा लगता है राष्ट्रपति के दफ्तर से भी और हाउस से भी, पार्लियामेंट से भी। देखिए, हमारे संसदीय प्रणाली में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि कोर्ट्स को समझाया गया है कि संसद में दखल ना करें, संसद को समझाया गया है कि जजेस की वर्किंग में दखल ना करें। ये एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट बनाया है। इतनी ज़बरदस्त शक्तियाँ आप किसी संस्था को तब देते हैं जब वो संस्था उन शक्तियों का उपयोग किसी स्टैंडर्ड रूल्स के तहत करती है कि रूल्स आर वेरी क्लियरली डिमार्केटेड। तो बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कौन कौन सा प्रोविज़न मनी बिल में आएगा। सारा खेल आकर के बिगड़ता है जब वो 7वां क्लॉज आता है, मैटर्स इंसिडेंटल टू द अदर मैटर्स। अब इंसिडेंटल के नाम पर बहुत से मैटर्स को ये अदर मैटर बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा पीछे आधार कार्ड मैंडेटरी है वाले मामले को मनी बिल डिक्लेयर कर दिया गया था, और ऐसे में राज्यसभा की सभी शक्तियां उस बिल के ऊपर ख़त्म हो गई थी आधार कार्ड वाले मामले में, कि जब आप कनेक्शन लेने जाते हैं तो उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा। इसको लेकर के वो जब मनी बिल हुआ तो कोर्ट ने तब संज्ञान लिया था कि स्पीकर की शक्तियां इस तरह से पूरी तरह से ये नहीं है कि उन पर कोई चेक ही नहीं है। स्पीकर एक स्टैंडर्ड रूल से बाउंड हैं, जो रूल्स हाउस में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड हैं कि ये बिल मनी बिल होगा, स्पीकर को उस मर्यादा से चलना है। आई बात समझ में? तो सेल्फ रेगुलेटरी ही है स्पीकर का कंडक्ट यहाँ पर, क्योंकि स्टैंडर्ड रूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये बिल मनी बिल है। तो उसमें बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि ये देखना जरूरी होगा आपको। ओके, तो मुद्दा ये है कि एक बारी जब ये डिसाइड हो जाए कि वो बिल मनी बिल है, तो स्पीकर फिर उस बिल को सर्टिफाई कर देता है, इंडोर्स कर देता है कि दैट बिल इज़ अ मनी बिल। जब ही एक बारी स्पीकर ने उस बिल को एंडोर्स कर दिया कि वो मनी बिल है, तो फिर वो मनी बिल के तौर पर ही प्रस्तुत होता है।